अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों की खिदमत में और देखने वालों की खिदमत में और ख़ास तौर पर सोचने वालों की खिदमत में डॉक्टर इब्रार उमर और फरत अब्बास शाह का खसूसी सलाम। ये प्रोग्राम हम इस गर्ज गायत के तहत कर रहे हैं कि अगर हमें कोई 10 20 30 40 साल हो गए हैं इस दश्ते अदब में, धक्के खाते हुए, ठुड्डे खाते हुए, और हमने अगर कुछ सीखा है और अगर हकीकतन कुछ सीखा है वाकयतन, तो हम अपने नए आने वाले नौजवानों और जो नए आने वाले जो तलबा हैं अदब के, खास तौर पर सोचने समझने वाली जो नस्ल है, उस तक अपने तजर्बात, अपने दुख सुख मसाइल और जो कुछ हमने सीखा है वो पहुंचाए। डॉक्टर इब्रार साहब जो है, मैं मेरे पसंदीदा तरीन शायरों में से एक, तो ये एक भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे बड़े मुझे प्यारे, दिल धड़कता है मेरा इनके, इनका नाम लेकर खुश होता है। दूसरा, ये इतने उम्दा शायर हैं कि जिन जिन लोगों ने इनको पढ़ रखा है ये उनकी जिंदगियों में शामिल है। तीसरी बात यह है कि इतना खालिस इंसान, इतना सच्चा इंसान, इतना प्यारा इंसान आज आप तलाश करने निकले तो बड़ी मुश्किल से शायद कोई ऐसा मिल जाए कि जिसको आप समझ लें आगे से वो ना निकले। ये बड़ा मुश्किल, ये वो ब्रीड है रेयर। तो मेरी खुशनसीबी है कि इतने प्यारे दोस्त इस जमाने में भी मुझे नसीब है, जिनकी वजह से जिंदगी पर एतमाद बढ़ जाता है, जिंदा रहने का हौसला मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं, मेरी बुनियादी ख्वाहिश ये है कि ये जो प्रोग्राम आज से हम शुरू कर रहे हैं, द ट्रूथ विद डॉक्टर इब्रार एंड फरत अब्बास शाह, ये हम अपनी नौजवान नस्ल, खास तौर पर अपने बुजुर्ग और हमने हम उम्र तो हम रगड़ेंगे, उनको तो रगड़ेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह, क्योंकि उन्होंने आगे दिया कुछ नहीं, ना हमें ना अगली नस्ल को, लेकिन इन लोगों के लिए हम मोहब्बत से, हमदर्दी से, शफकत से इन लोगों को हम रहनुमाई करें, इनको बताएं कि हमें क्या दुख सुख आए, अब किस तरह का जाल बिछाया जा रहा है, इनके रास्ते किस तरह कांटे बोए जा रहे हैं रास्तों में, तो ताकि हो सकता है कोई बच जाए और कोई जो है वो उसको नुकसान ना हो इतना, जितना शायद हम अगर उसकी रहनुमाई ना करें तो वो खा जाए, नुकसान उठाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं ये चाहूंगा कि आज का जो पहला प्रोग्राम है वो हम करें भी नौजवानों के हवाले से और उनके मसाइल। बहुत शुक्रिया फरत अब्बास शाह साहब, आप मेरे भाई हैं और बड़ा अच्छा आपने आगाज़ किया प्रोग्राम का। बेसिकली तो इस प्रोग्राम में हम दोनों भाई बात करेंगे और मकसद ही ये है कि जो हमने सीखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया, अब हमारी इतनी उम्रें भी हो गई हैं, जैसे आपने कहा इस दश्त में, तो जो सीखा है उसको हम उसकी बुनियाद पे, उस तजुर्बे की बुनियाद, उस मुशाहिदे की बुनियाद पे हमारे जो रिजर्वेशंस हैं, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आने वाले दिनों के हवाले से, और हम बताएं लोगों के अदब जो है वो बराए अदब सिर्फ नहीं है, अदब बराए जिंदगी है। जो अदब जिंदगी से कट जाता है वो अदब ही नहीं है। और हमारा अलमिया ये है कि हमने तो एक अरसा अदब को एक बहुत संजीदा एक्टिविटी के तौर पे लिया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, और एक जो वो कहते हैं चीजें जो रवाज पा रही हैं, वो ट्रैश है। उसको मैं ट्रैश कहूंगा। ट्रैश हर चीज में हो सकता है, ट्रैश कपड़ों में हो सकता है, ट्रैश सियासत में हो सकता है, ट्रैश अदब में हो सकता। अदब का ट्रैश इसलिए बड़ा अहम है कि इसके नतीजे में जो शायर प्रोड्यूस हो रहे हैं, या जो अदीब प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जिनको शोहरत भी मिल रही है, और पर जो ऑडियंस है, इन सब के मयारात गिर रहे हैं। मैं इस जनरेशन को वैसे माजरत से कहता हूँ, ये स्टीरॉयड जनरेशन। जिस तरह आप मुर्गियों का फॉर्म लेते हैं और उसके अंदर आप कहते हैं कि ब्रीड जल्दी ही पैदा करनी है, स्टीरॉयड दें इनको ताकि जल्दी जल्दी मुर्गियां बड़ी हों और वो जल्दी जल्दी बिक जाए। और आमतौर पे ऐसी मुर्गियां खाने से बहुत सारी डिजीज हैं। आज मैं देख रहा था, कुछ स्टूडेंट्स मेरी आई हुई थी, तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पे बात करना चाह रही थी, तो फिर साथ ये बता रही थी कि सर आजकल जो चिकन मिल रहा है, इससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का एक ये भी वजह है, क्योंकि स्टीरॉयड इसमें दिया जाता है ये वो। अब हमारी जो जनरेशन है, ऐसी ही एग्जाम्पल है, एक एनालॉजी के तौर पे मैंने बताया कि ये जो नई जनरेशन है, पहले तो इस जनरेशन के बड़े मसाइल हैं, फिर इस जनरेशन के जो अदीब शायर हैं उनकी तरबियत नहीं हुई जो अदीब बने। और उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शायद आप नाम लेना भी पसंद करेंगे, आप जरा बेबाक आदमी हैं। तो उन लोगों ने मतलब क्या बो रहे हैं, और अगर वो आज ये बो रहे हैं तो कल हम क्या काटेंगे। और हमने जो सीखा है, हम तो बड़े संजीदा रहे, हमारे जो उसातिज़ा थे वो भी संजीदा थे। अगर आप पीछे हिस्ट्री पूरी उठा लें, किसी भी शायर को उठा लें,
मतलब फराज तक आप आए, फैज साहब को देखें, ये सब लोगों ने एक संजीदा शायरी हमें दी। परवीन शाकिर ने, इन्होंने कोई वो ऐसी कोई लोफर और ऐसी इखलाक से गिरी हुई, इखलाक बाख्ता चीजें हमें नहीं दी जिसको हम देख के हम कहें जी कि ये क्या होता रहा है। बल्कि हमारी हिस्ट्री में अगर किसी शायर के मुंह से स्लिप ऑफ टंग होके भी कोई चीज निकली है तो वो बड़ी तवज्जो का मरकज बनी है और लोगों ने बड़ी उसकी तरदीद की कि ये जो है शायरी ये क्या बनेगा। हमारे यहाँ तो हम जुर्रत नहीं करते थे कोई ऐसा मिसरा, कोई ऐसी नज्म लिखने का जिसके ऊपर तनकीद हो इखलाकी हवालों से। और अब हम एक ऐसे अहद में हैं जहां पे ऑडियंस बद इखलाकी सुनना चाहती है, जहां पे जिनसियात और सेक्स, जिनसियात भी एक हकीकत है लेकिन उसका बयान भी तो एक तरीका है, उसको बड़ा एक्सप्लिसिट तरीके से बयान किया जाता है। मैं एक शेर बताता हूँ, शेर मुझे याद नहीं है, उसके अंदर फरत भाई वो कहता है शायर के तुम्हारी तस्वीर फलां के पास है और वो तुम्हारी तस्वीर से काम चला रहा है अपना। अच्छा, उसमें जो है ना वो बड़ा सीधा सीधा, मैं क्या कहूँ, उसने मास्टरबेशन की बात की हुई है, मैं अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो इस तरह उस शेर का मतलब ये है, आप अंदाजा लगाएं कि जब शायरी इतनी गिर चुकी है, और ऐसा नहीं कि पहले लोग जो है ना वो ये बात कर नहीं सकते थे या वो नहीं ऐसा कह सकते थे, उनके पास भी सलाहियत थी इतना लगव और इतना घटिया कहने की, लेकिन उनकी चॉइस नहीं थी, उनका इंतखाब नहीं था कि वो ये कहते। तो ये चल रहा है और इस पे आप बात आगे करेंगे तो मजीद बातें निकलेंगी कि क्या वजह है। अब वजूहात पे भी आना चाहिए कि ये लोग जो आ रहे हैं क्या वजह है और इनकी प्रमोशन कौन कर रहा है, और इससे आगे क्या हमारी समाज जो बनेगा वो कितना घटिया समाज जो है ना हम तख्लीक करेंगे। और आज से 20 साल बाद जो हमारी ऑडियंस जनरेशन होगी तो तब आप किस चीज को कह रहे होंगे, और इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं? एकेडेमिया के लोग जिम्मेदार हैं, रियासती सतह पे जो इदारे हैं उनके सरबराह जिम्मेदार हैं, या वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऑडियंस को अट्रैक्ट ही नहीं किया और ऑडियंस को जब एड्रेस ही नहीं किया और उन तक अच्छी शायरी पहुंचाई नहीं, अच्छा अदब उन तक पहुंचाया ही नहीं, तो आज वही ऑडियंस को ग्रैब कर लिया है इन नाशाइस्ता, बद तहजीब और बदबख्त लोगों ने। तो आप मुझे बताइए, आप भी इसमें शामिल हैं डिस्कशन में, कि ये वजूहात क्या हैं, इसके पीछे कौन कौन से मेन फैक्टर्स अनासर हैं जो कि हम इतने गिर गए हैं बहसीयत मजमूई एक कौम के। तो एक तो चलो हमारा वैसे भी अलमिया है कि हम एक बुरे सियासी निज़ाम में हैं, बुरा मुआशी निज़ाम है, हेल्थ का एजुकेशन का निज़ाम सब तबाह हो चुके हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर हम फोकस करें थोड़ा सा अदब के ऊपर, तो अदबी इदारे, एकेडमी ऑफ लेटर्स, और आपका लाहौर में पता नहीं उर्दू अदब का कोई इदारा है, क्या उर्दू इदारा है, ये जो इदारे हैं और ये जो फंड्स हैं हुकूमत के, ये कहाँ जा रहे हैं? और क्या वजह है कि आज फरत अब्बास शाह और अबरार उमर जैसे मकबूल शुअरा, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, आपकी तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह, 75 किताबें आपकी, तनकीद, तख्लीक और हर लिहाज से आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस पे। मैं तो चलो आधा डॉक्टर भी हूँ, लेकिन आपने तो सारा काम ही इस पे किया है। तो बर्ट्रैंड रसल ने कहा था इन द प्रेज ऑफ आइडलनेस, उसने एक किताब लिखी थी, मजमून था उसका, उसमें उसने कहा था कि ये जो फनकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, रियासत का काम है कि वो इनको पे भी करे, इनके घर का खर्च भी चलाए, और इनके फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं वो भी बनाए और इनका ख्याल रखे। ये कोई आम से लोग नहीं है, इनको आप फजूल लोग मत समझें। ये लोग जो आपकी जिंदगियों की हिफाजत करते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, अपने आपके बच्चों की, आपकी जहनी नशो नुमा करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए बर्ट्रैंड रसल ने ये कहा था। और आप जैसे बंदे को तो रियासत को वैसे ही उठा के किसी बड़े मर्तबे पे बिठा देना चाहिए था कि ये शख्स हमारा एसेट है, और आप अदब के मैं कहूँगा महातीर हैं, आप एसेट हैं, और आप जैसे बंदे को कहा जाता है कि आप लुक आफ्टर करें। क्या वजह है कि हमारे भाइयों के और भी हमारे दोस्तों के होते हुए जो बहुत अच्छा अदब तख्लीक कर रहे हैं हमारे अलावा, पेरीफ्रीज में, बॉर्डर्स पे, झंग में, फैसलाबाद में, मियाँ वाली में, दूर दूर आप जाएं तो चीचों की मलियां, टंडू आदमजान में आपको अच्छे अदीब मिलते हैं, इन लोगों को क्यों दबाया गया? क्या वजह है कि ये जो ट्रैश लिटरेचर है जिसका मैंने जिक्र किया, जो बदबख्त अदब के नाम पे लोग नौजवान आए हैं और हाँ बड़े दर्जे के बदबख्त हैं, और वो नशइयों की तरह स्टेज पे आते हैं और वो नशा आवर पता नहीं क्या लेते हैं और वैसे ही नशइयों वाली वो शायरी करते हैं। हम तो किसी जमाने में सागर सागर सिद्दीकी की बात करते थे जी, अदम की बात करते थे कि वो ये शेर क्यों कहते रहे हैं, ये अदम तो सागर तो अब हमें बहुत बड़े शायर लगते हैं इनके सामने। तो ये इतने लोग गिरे क्यों? और ये जो गिर गए हैं इसके पीछे डायरेक्टली इनकी पुष्टपनाही किसने की है, और इनडायरेक्टली वो कौन से अवामिल हैं
जिसकी वजह से ये वाला अदब, जिसको अदब मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है सो कॉल्ड अदब और सो कॉल्ड लोग सामने आ रहे हैं जो एक ऐसी जनरेशन बनाएंगे जो एक ओपन और फ्री सेक्स जोन को रिप्रेजेंट करती है, जो जिनसियात के खुले इजहार को रिप्रेजेंट करती है, जो घटियापन की नुमाइंदा है और इखलाक बाख्ता है, और जिसके नतीजे में हम एक ऐसी जनरेशन बनाएंगे जो कि जिसकी तरफ देखकर लोग शर्माएंगे। और ये होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इसके क्या अनासर क्या हैं पीछे। देखिए, एक तो आपने वैसे तफसीलन इशारा कर दिया। पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब के ये जो स्टीराइड नेशन जिसे आप कह रहे हैं या नस्ल कह रहे हैं, ये इसका कसूर नहीं है। ये स्टीराइड तो हमने इनको बनाया है ना, हमने वो टीके लगाए हैं। सही। जिस तरह हमने मुनाफा हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चिकन फिरोख्त करने के लिए, एक ऐसा गोश्त जो फौरी तैयार हो जाए वो इनको लोगों को दे के पैसे कमाए जाएं, सही बात। ऐसा दूध जो जितनी भैंसें नहीं दे रही, यानी कि अगर 1,000 1 लाख लीटर भैंसें पाकिस्तान में दूध दे रही हैं तो 13 लाख बिक रहा है, तो वो बाकी 12 लाख कहाँ से आ रहा है? वो पैके यानी ये जो पैकिंग वाला काम है ना, ये हमारा कसूर है। और इस निजाम का, हमारे से भी मुराद ये है कि वो जो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं लोग, और जो सरमायादाराना निजाम है, ये बुनियादी जड़ तो ये है। इसी ने अदब को भी इस वक्त धंधा बना दिया, और इसका काम मेरी नजरों में तो उस वक्त शुरू हो गया था जब इस मुल्क में कुछ लोग जो थे, कुछ शायर अदीब जो पहले, जिन्होंने शायर अदीब होने का नाटक किया, फिर उन्होंने अदबी सफात के वो इंचार्ज बने अखबारात के, उसके बाद टीवी रेडियो पर कब्जा किया, और फिर हुक्मरानों के साथ रवाबित बढ़ाए, फिर उनके जरिए अदारों पर मुसल्लत हुए। और वो जो कह रहे थे कि शायरों अदीबों को, जो बर्टन रसल की आपने बात की है, वो खुद बन गए, और वो मफादात उन्होंने कहा जी सारे हमें दे दे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज एक शख्स ने, मैं हम भी शायद मैं भी कम नाम लूं, जरूरत नहीं रहेगी हमें, ये एकेडमिक प्रोग्राम है हमारे। एक आदमी जो जो अब तक मेरे ख्याल में इतने एजाजात ले चुका है मुसलसल उसी काम पर जो उसने 1957 में किया था, मुसलसल मिसाल दे रहा हूं, ये जब भी किया था उसी काम पर मुसलसल अवार्ड ले रहा है, इतने जितने पाकिस्तान के शायद हैं भी नहीं। या उसने कहीं रिपीट कर लिए, या हमें इतने लगना शुरू हो गए हैं कि यार हर साल यही अवार्ड ले जाता है बंदा। तो ये वो आदमी आपको नजर आएगा जो हर साल नौकरी भी, जो मुसलसल आपको नजर आएगा। फिर मफादात भी यही लोग आगे इनके अपने वो होते हैं, उसी तरह के जो मफाद परस्त, सस्ती सोच के और इंसानी सतह पर बड़े पस्त लोग उठाकर शायर अदीब बना के उनको आगे आप मेरी और अच्छे लोगों की जगह पे रख बिठा दिया जाता है कि ये है असल में शायर, ये जो चाहे वो चोरी करके बैठे हो शेर। और वो इतने माशाल्लाह बेशरम है और उनको कोई झिझक नहीं, वो कहते हैं ये चोरी करना तो अदब में है। भाई उन असातिज़ा पर भी मैं लानत भेजता हूँ, लेके आए मेरे सामने जिन असातिज़ा ने चोरी किया है, चाहे वो कोई भी है, उन्होंने गलत काम किया है। चाहे वो इकबाल भी कहीं से उठाता है तो हम उसकी तारीफ करेंगे कि इकबाल ने किसी का ख्याल उठा के उसका नाम तक नहीं लिया, नहीं करेंगे। फैज उठाता है, नहीं करेंगे। गालिब मीर उठाएंगे, हम कहेंगे कि ये काम गलत किया इन्होंने। जो काम उनका अपना है, अच्छा किया, उसकी तारीफ करेंगे। कहेंगे कि इकबाल ने फिक्र फलसफा दिया है। और ये तो अब इकबाल के भी पीछे पड़ के जॉन एलियट को क्यों रिप्लेस करना चाहते थे? ताकि उस हमारी नस्ल को मार दें। ये एक्चुअली हमारी इस नस्ल के दुश्मन पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने 5-6 बांदर तलाश किए हैं शायर नुमा, और उनको पैसे दे देकर उनको, जब आप ये देखें, इनको टैक्टिक्स आते हैं कि ये किस तरह जो समाज मुखालिफ और एंटी समाज, एंटी सोसाइटी जो एलिमेंट्स हैं, उनको न्यूसेंस वैल्यू उनकी बनाते हैं। अब इनके पास सोशल मीडिया, इनके लिए कोई करोड़ों अरबों डॉलर पी नट्स हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। वो इनके इश्तिहार चलाते हैं, 2-4 करोड़ रुपए लगाते हैं, हर जगह पर हो रहा होता है टाफी टाफी और यरकून यरकून और फला। और बेचारे जो कच्चे जहनों के नौजवान हैं वो इनके पीछे लग जाते हैं। जब इनके पीछे लगते हैं तो वो शराबे पीते नजर आते हैं, यूनिवर्सिटियों में चरसे फूकते नजर आते हैं। वो फिर हर जगह पर, ये पूरा एक एजेंडा है। हमारे जो नौजवान जो नस्ल है, मैं ये समझता हूँ बेकसूर। और जो लोग इनको शायर अदीब समझ रहे हैं उनका भी कसूर नहीं, वो बेचारों को बताया यही गया है। उनके पास इतना उन शऊर ही नहीं है कि वो तजिया करते कि यार ये तो शायर अदीब होना तो एक बहुत बड़े शऊर का हामिल होना है, बहुत बड़ी बसीरत का हामिल होना है, जिंदगी भर के तजुर्बात, मुशाहिदा, इंतहाई गहरा समाजी समाजी और बल्कि कायनाती मुशाहिदा मैं कहूंगा। उसके बाद
इदराक चाहिए दुखों का, गमों का, लोगों के दुखों और गमों का, मुआशरे की तकालीफ और मसा, वो इदराक के बगैर आप अभी शायर जो है जब नौजवान होता है प्रोसेस में होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें मिच्योर होती है। या फिर जो वाहबी किस्म की जो फितरत और निजाम कुदरत और खुदा ताला की तरफ से काबिलियत लेकर आया हो, या फिर वो होता है कि जिसकी जहां पे आके एज और बाकी जो खारजी मुशाहिदा जो है वो हैसियत ही कोई नहीं रह जाती, वो अंदर से रब ताला उसे इतना बना के भेजता है। ये वो लोग हैं। ये असल में ये स्टीर है, ये ब्राइलर है शायरी के। ये जो ब्राइलर शायर है जिनको मैं कहता हूँ मसाने के शायर या जेर नाफ शायर जो है, ये एक्चुअली ये शायर नहीं है, ये शायर नुमा बांदर है जिनको हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने और उनको तबाह करने, जहनी फिक्री और जज्बाती सतह पर उनके अंदर खलिफशार पैदा करने के लिए ये पूरे एक टूल और हथियार के तौर पर आजमाए जा रहे हैं, और इनको पीछे से पैसे दिए जाते हैं और इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ, ये भी मैं आपको, ये इतने वो है बेवकूफ लोग हैं, हवन्नक और अहमक है ये जो शायर बन के हमारे सामने बैठे, ये इतने अहमक है कि इनको नहीं पता, इनको सिर्फ चाहिए पैसा, शराब चर्च चाहिए, और बाकी वो जो जो घटिया वो जो, अब तो ये औरतें भी अपनी फोटो दिखा के उसमें भी खुश होते हैं, सिगरेट पी रहे हैं और साथ कोई लड़की बैठी हुई है, वो भी मकसद बहुत ये काम गिर चुका है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बाहर बैठे हैं, शायर अदीब, बाहर से मुराद ये है कि जो इन चीजों से दूर है, जो नहीं आते इज्जत के डर से, अपनी बेचारे किसी नफसियाती सदमे की वजह से, उसके खौफ से नहीं आते कि यार हमें दुख, हमें क्या जरूरत है, दुख होता है, उनको मैदान में आना पड़ेगा। आप और मेरी तरह आके बात करनी पड़ेगी खुल के, हाँ और नहीं, ये बताना पड़ेगा कि मेरे बच्चों, शायरी जो है वो आपके आपके दुखों से, आपकी उन कैफियत से जन्म लेगी कि जिसका बयान करना आम आदमी के बस में नहीं। आप जब बयान करेंगे, उसका जमालियाती इजहार करेंगे, तो फिर आप शायर कहलाएंगे। आप ये ठा ठू ठू काफी रदीफ ठा ठू ठू से शायर नहीं बन सकते। ये धोखा है, खुद को भी न दे और मुआशरा और समाज बर्बाद न करे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इसकी जिम्मेदारी बहरहाल उन साहबे पोजीशन कहूँगा, जो किसी पोजीशन पे थे जो लोग, उनको देनी पड़ेगी। मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि मैं पिछले जो 30 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स को फ़र्ज़ करें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या जो एकेडेमिया है उसको मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक चीज़ हो रही है कि ये पहले शायरी प्रमोट होती थी, शायरी लोगों तक पहुंचती थी, फराज साहब तक ये काम होता रहा, परवीन शाकिर तक ये होता रहा, कासमी साहब के तक होता रहा, खातिर गजनवी और ये जहीर काश्मीरी तक हमने देखा कि शायरी जो है वो लोगों तक पहुंचती थी, और उसको पहुंचाने का एक पूरा मैकेनिज्म भी था। हुआ ये कि जब ये पैसे के साथ इसको एफिलिएट कर दिया गया, तो इन लोगों की प्रेफरेंस पैसा हो गई, जैसे आपने कहा इनको पैसा मिलता रहा, और ये पैसे से यशी करते रहे, घर खरीदते रहे, अच्छी जगह रहते रहे, और इन्होंने अदब को प्रमोट ही नहीं किया, जेनुअन अदब को, कि हता के इन्होंने इतना प्रमोट नहीं किया कि ये खुद भी गुमनाम हो गए। ये लोग जो है खुद भी गुमनाम हो गए, इनकी जगह तो इसी ट्रैश ने ले लिया ना, जिसकी बात कर रहे हैं हमने। अच्छा बहुत खूबसूरत आपने बात की है। मैं एक मुशायरा देख रहा था जहां पे एक सामने मसाने का शायर जो है वो कह रहा था कि यार इनको सुन के जाना, और पीछे वो बैठा हुआ था बंदा जिसने, और वो शर्मिंदा नहीं हो रहा था पीछे बैठने वाला। ये यही है खौफनाक ना। बात है कि उसके चलो अब फिर, ये लोग वो जो है ना, जिसने तमगे इन लिए, लोगों जिसने थोक के हिसाब से तमगे लिए हैं, पीछे वो बैठा हुआ था, वो कहता यार इस तमगे इनको इनको सबको सुन के जाना, ये बुढ़े जितने के बैठे जाना। हुए हैं। और बुढ़े अब मजबूर बात ये, थे क्योंकि बुढ़े पैसे ले चुके हुए थे उस कराची वाले बुढ़े से, और इसलिए वो इत्मीनान थे कि हम हमें तो माल मिल गया है। भाड़ में जाए अदब, भाड़ में जाए उर्दू जबान, भाड़ में जाए कल्चर और समाज और तहजीब। हाँ यही बात है कि इन लोगों ने पैसे की तरफ तवज्जो दी, घरों की तरफ तवज्जो दी, फ्लैट्स खरीदे, हुकूमत के साथ राब्ते बनाए। मैंने खुद देखा है जरदारी हाउस में, मैं भी शख्सियत का नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं कि किस तरह जाके उस बंदे ने जरदारी के एक तरह पांव पड़ गया। लेकिन सिर्फ जरदारी, हाँ, वो यानी कि, किसके पाँव नहीं चाटे तलवे, उनको क्या तलवे चाटना हाँ इनको जी, और कहते हैं। बाहर आके नहीं कहते ये बात, बाहर आके कहते हैं आपने कि हम तो जी रियासत के जो उन लोगों के खिलाफ हैं, जबर के खिलाफ हैं, चोरी के खिलाफ हैं, डाकुओं के खिलाफ हैं, राशियों के खिलाफ हैं, लेकिन अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए ये गिने चुने। और ऐसे बंदे से मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा मुझे
कि यार इतने लोगों की बजाय अगर एक बंदे के सामने आप झुक भी जाएं, ये मुझसे कहा उसने, अगर एक बंदे के सामने आप झुक भी जाएं तो क्या जाता है। कोई फंक्शन था जिसमें मैंने उन्हें कहा कि सदारत करेंगे, तो उसने कहा कि, मैंने कहा फलां बंदा आ रहा है तो उसको जबरदस्ती पंजाब गवर्नमेंट वाले ला रहे हैं मेरी किताब की रूनुमाई में, तो आप उसके होते हुए आएंगे। तो उसने मुझे कहा कि क्यों नहीं आऊंगा, एक दो बंदे के लिए क्या मसला है, ये बंदे तो हमारे, मतलब उसका ये था कि हमें मुफाद है। सो अपने मुफाद के लिए सारे इन लोगों ने काम किया है, और मैं आपको दाद देता हूं कि आपने इस पे एक सवाल उठाया है। नहीं तो लोग इज्जत, सो कॉल्ड रिस्पेक्ट, झूठी जनाब इज्जत और बेटा बेटा कह के इन्होंने लूट लिया, हमारी मुल्क की सतह पे बहरान पैदा किया। और ये लोग जिम्मेदार हैं कि इन्होंने जेन्युइन लिटरेचर, जेन्युइन अदब को सामने नहीं आने दिया। जैसे आप बताते हैं कि आपको इन्होंने एक अरसा, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, नजरअंदाज किया, और लोगों को भी किया, बाकी नहीं, लोग फिर। इन्होंने तो पूरा चारों तरफ से, ये मेरे शेर की ताकत थी कि आज भी इनके ऊपर मैं एक तलवार बनकर लटक रहा हूं इनके हाँ, सर पे। इन्होंने तो कोई कसर इतना नहीं छोड़ी, खौफ है इनको कोई कसर कि नहीं। मेरे नाम से इनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। ये शेर की ताकत तो ऐसा ही, देखिए, ऐसा ही है, गिने शेर चुने की मुशायरों में आपको बुलाया ताकत। गया, बाकी मुशायरों में नहीं बुलाया गया। आपसे शुरू कर लेते हैं ना बात। भाई मीडिया पे आपको बैन किया गया एक तरह से, और इस तरह अदबी इदारों में बैन किया गया। मैंने आपको एक अरसा कुछ इदारों में देखा ही नहीं, आप क्यों ना आते अगर आपको बुलाया जाता। तो इसका मतलब ये है कि इनको एक तो ये डर था। अब जब एक जेन्युइन बंदे को, जो पहले ही मशहूर है लोगों में, उसका घर है, आपने तो आप लोगों के दिलों में घर इस तरह किया कि आपकी किताबें आज से 20 साल पहले लोगों के घरों में मौजूद थी, लोगों के ड्राइंग रूम में मौजूद थी, और उन माओं और जो बापों की परवरिश आपने की, उन्होंने अपने बच्चों को फरत अब्बास शाह को बताया। मेरी तारीख भी कमोबेश आपसे मिलती है, क्योंकि मैं एक बात बड़े धड़ल्ले से कहता हूँ कि यहाँ जो बड़े बड़े शायर थे, उनके घरों में भी उनके लड़के लड़कियां और उनकी बीवियों के जो तकिए थे, उनके नीचे से किताबें मेरी ही निकलती थी। तो बात ये है ना कि ये भाई, ये तो हमने काम किया है और हमें तो ये डाउन नहीं कर सकते किसी तरीके से भी। और इसी तरह हमारे उन दोस्तों को, बहुत सारे शायर हैं, मैं कल जिक्र कर रहा था यहाँ पे, वो शायर है, क्या उसका नाम है जिसका शेर है वो, अभी मैं भूल गया नाम, हम लोग हैं स्लेट, नसीम अब्बासी। अब नसीम अब्बासी एबटाबाद के इलाके का एक शायर है जिसकी शायरी कमाल की है। मैं उसको, कोई किसी ने अवार्ड नहीं दिया, उसको किसी ने नहीं बुलाया यार के इस्लामाबाद में और बुला इधर के उसको। लाहौर में हमारे यहाँ शफीक अहमद खान, एजाज रिजवी, जी जी। मंजर हुसैन अख्तर और इतने शायर हैं, समीना सैयद हैं, वो डॉक्टर खालदा अनवर हैं, इतने इतने ओरिजिनल शोरा, फैसल जमान चिश्ती हैं। नावलों में देखें, अली नवाज शाह बेचारा नावल, ऐसे ऐसे मौजू पे नावल है, जाके जरा पूछें उनसे। वो जो, अच्छा, बिल्कुल। उसमें जो 3 लोग अकेडमी ऑफ लेटर में बैठे हैं ना, ब्यूरोक्रेसी जो है, बल्कि वो चोरोक्रेसी जो है, 3 लोग, वो 3 लोग हर आने वाले को भी बता देते हैं भाई, कोई ओरिजिनल आदमी ना आ गया है। ये जो अभी खातून है, मैडम है, वो एक बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी बहुत शरीफ जादी है, वो अच्छे माँ बाप की औलाद है, अच्छी खातून है। इन्होंने आते ही उनको भी यरगमाल बना दिया है। और वो एक वक्त, इस वक्त एक, वो यरगमाल को क्या कहते हैं, यरगमाल और मकबूजा किस्म की डायरेक्टर डीजी बन के बेचारी नजीबा आरिफ बैठी हैं। और इन 3 लोगों ने, चोरोक्रेसी ने उनको बता दिया कि ओरिजिनल अली नवाज शाह पर काम ना हो, डॉक्टर अच्छा। इब्रार, फरत अब्बास शाह, शफीक अहमद खान, नसीम अब्बासी, इन लोगों पर, इजहारुल्लाह इजहार पर काम ना हो पेशावर से कहीं। ये काम होना चाहिए, यही अच्छा, के जो हम आपको यहाँ बताएं। इस्लामाबाद में देखें, आयशा मसूद मलिक कितने अरसे से लिख रही हैं, और वो बहुत अच्छा, उनकी तारीफ तो अहमद फराज साहब करते थे। उनको भी इन्होंने जो है ना बैक पे रखा हुआ है। आयशा मसूद मलिक की बात कर रहा हूँ कि उसका जी जी कितना जी जी। काम है, और इस तरह। अच्छा, हम वापस अपने आते हैं मौजू पे। आकर मेरे ख्याल से समेट लें, अब लंबा ज्यादा हो गया है और अगले प्रोग्राम बेसिकली के लिए हम हुआ करते हैं। ये है, हमारे पास इस मीटिंग का टाइम भी कुछ कम रह गया वैसे। हुआ ये है इसको कि बेसिकली हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि ये जो लोग थे, सो कॉल्ड जो अदबी पोजीशंस पे बैठे हुए थे और एकेडेमिया के लोग थे, इन दोनों ने मिलके अदब की वो प्रमोशन होने ही नहीं दी, जिसके नतीजे में ऑडियंस जो है उसकी तवज्जो उधर जाती ही ना ट्रैश लिटरेचर की तरफ। जब ऑडियंस को कोई चीज नहीं मिली, ये ऐसे ही है जैसे पानी बंद कर दिया जाए तो लोग छपड़ों से और जोहड़ों से पानी पीना शुरू कर दें। कैसी एग्जांपल मैंने दी है वैसे, पानी बंद आपने कर दें, बिल्कुल। लोगों को अब पानी मिसाल, मिलने का। एक बात की तरफ, और मुक्तदरा जो है, अभी हमारे वो
प्रोफेसर सलीम मजहर साहब वहां पे डीजी होकर गए हैं, हमें शायद उम्मीद है, मेरे ख्याल में वहां पे डायरेक्टर है, अच्छे लोग। लेकिन अभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई है, वो फरोग है उर्दू पर, वो प्रोग्राम कराते, और उनमें आप देखिए तखलीकी आदमी कोई नहीं था। जिन आदमियों के लिखारियों के लिखत से, तहरीरों से, किताबों से उनकी लाइब्रेरियां भरी हुई हैं। और वो वसीम, वो प्रोफेसर सलीम मजहर तो किताब, इतना किताब लवर है कि किताब की चोरी से भी घबराते नहीं है, बल्कि डाके लूटते हैं किताबें वो। हम्म। किताब से मोहब्बत उनको इतनी है। तो उन्होंने ये, यानी कि जो लिखने वाला, उन्होंने सारे प्रोफेसर मुदर्रिस करके जो जबान को रुकने वाले लोगों की इकट्ठी की वजह फरोग के लिए, जो जबान को आगे बढ़ाते हैं लोग, अदब से ज्यादा तो जबान की तरफ, वो लिखने वाला तखलीक का उसमें था कैसी, मतलब आपको मैं लुत्फ की बात बड़ी बताता हूँ। अहम बात है। मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ इस डिस्कशन में, गो कि ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। मैं आज की डिस्कशन को अभी समझता हूँ कि इट इट शुड बी कंटिन्यूड। इसके बड़े फैक्टर्स हैं जहां पे हमने बात करनी है। लेकिन अभी हम एक जी थोड़ा सा जो नतीजा है उस पर पहुंच रहे हैं कि वो लोग जिनकी बेसिकली ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने ज़ाती मुफादात के लिए इसकी तरसील और इसकी जाननशीनी का अमल ख़त्म कर दिया, और अदब की तरवीज ना हो सकी। और इसके अंदर एक जो है ना वो डेड लॉक आ गया। उस डेड लॉक की वजह से ऑडियंस कहीं और चली गई। ऑडियंस मौजूद है, जैसे आपने कहा, ऑडियंस का कोई कसूर नहीं है। ऑडियंस मौजूद है, उनके ऊपर वो जो शायर थे वो लगा दिए गए। इन्होंने अपना भी नुकसान कर लिया, लेकिन क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ माली मुफाद पे था, वो इनको हासिल हो गया। और इनको क्या गरज के आगे क्या हो रहा है। ये समाज की बर्बादी और समाज के लोफर होने और समाज के डिस्ट्रैक्ट होने के बुनियादी जिम्मेदार हैं, और इसके पीछे इनका लालच है। और इस लालच की वजह से ये करते रहे। और मैंने ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि जब लोगों को, हर बंदा जो जिंदा है और जब तक है, मैं इंग्लैंड में गया फरत भाई, मैं ट्रेन में सफर किया, वहां अब भी लोग किताबें पढ़ते हैं। अब भी पढ़ते हैं। ये 2 साल पहले की बात है, ट्रेन में लोगों ने किताबें पकड़ी हुई थी और पढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि जब तक इंसान जिंदा है, लिटरेचर और अदब उसकी जरूरत है किसी ना किसी सूरत में। लेकिन जब आप उससे जेन्युइन अदब और लिटरेचर छीन लेंगे, तो ये ऐसे ही है जैसे पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मैंने पहले बात किया है, तो वो पानी जोहड़ों से और तालाबों से पानी पिएगा। जैसे भूखा बंदा पत्ते भी खाता है जब उसे नहीं मिलता। इन लोगों ने हमारी ऑडियंस को तबाह कर दिया, उनका मिजाज बदल दिया, उनका टेस्ट बदल दिया। ये ऐसे ही है कि लोग रोटी खाने की बजाय बर्गर की तरफ जैसे चले गए, जंक फूड की तरह चले गए। मैं इस शायरी को जंक शायरी कहूंगा। जंक शायरी है ये। तो ये जंक शायरी की तरफ गए। और इसको हम टॉपिक को अभी कंटिन्यू रखेंगे। इसके बड़े और रुख हैं जिनके ऊपर अभी बात करना। एस्पेक्ट्स हैं, बहुत पहलू रह गए, बिल्कुल तो ठीक। आज के प्रोग्राम से फिर हम आपकी इजाजत से इजाजत लें। जी बिल्कुल ठीक। चलें जी, फरत अब्बास शाह, डॉक्टर अबरार उमर को इजाजत दीजिए। दी ट्रूथ, इसके उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, और ये अदब के हवाले से भी होगी, समाज के हवाले से भी होगी। आज हमारा पहला प्रोग्राम था, और हम इसको मजीद इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे और आपके साथ राब्ते में रहेंगे। फरत अब्बास शाह, डॉक्टर अबरार उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।